तो अगली चीज हम करते हैं बात मास की। मास किसे कहा जाता है, मास क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भी। मास के कारण ही क्या कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति पता चलती है। मास माने होता है उसका द्रव्यमान, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, और इसको यम से डिनोट किया जाता है। मास जो है उससे किसी भी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान हर जगह एक बराबर होता है। यानी कि उसके अंदर संहति की जो मात्रा होती है, जो उसके अंदर कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इस इनर्शिया, वह उससे क्या करता है, इनर्शिया बनाए रखता है, जड़त्व को बनाए रखता है। जिसका मास अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया उसकी अधिक होगी। अगर मास कम है तो हमारा क्या कहते हैं कि इनर्शिया कम होगा, मास ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। फिर अगली चीज आती है वेट। वेट, मास को एक चीज और जान जाइए, मास को हम कहीं पे भी ले जाएं, हमारा मास अगर क्या कहते हैं कि पृथ्वी पे 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भी 10 किलोग्राम रहेगा, बृहस्पति पे भी चले जाएंगे तो 10 किलोग्राम रहेगा, और कहीं भी जाएंगे यूनिवर्स में भी जाएंगे तो मास हमारा 10 किलोग्राम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें वेट की, तो वेट में क्या होता है, वेट एक प्रकार का बल है। दूसरी चीज है वेट, जो हमको पढ़ना है वेट। वेट क्या है, वेट को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, लगने वाला बल है। बल का मात्रक होता है एफ बराबर यम में द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसी को बल कहते हैं। जैसे टायरों पे ट्रक का जो बल लगेगा वह क्या है, जो उसका मास है और उसमें गुरुत्वाकर्षण जी का मान है, यानी कि यम जी, यम गुणे जी, यही क्या है वेट डब्लू कहलाएगा। वेट में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा उसमें सम्मिलित रहता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इतना न्यूटन बल लगेगा। तो ये वेट का मात्रक है। वेट और मास में ये डिफरेंस है कि वेट जो है वहां के गुरुत्वाकर्षण को भी शामिल करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जो मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, और जबकि मास जो है हमारा, जो वस्तु का मास है उसकी संहति कितनी है उसको हम मास कहते हैं। ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे किसी वस्तु का वेट क्या होगा, तो मून पे वेट निकालने के लिए तरीका हमने बताया था, यह बराबर क्या होगा, यह बराबर जी यम यम इंटू स्मॉल एम बटा में आर ई स्क्वायर। तो किसी भी ग्रह पे अगर क्या कहते हैं कि हमको वो निकालना है, वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे मान निकाल सकते हैं, रख के मान को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और हमको वेट इससे निकल जाएगा। वेट निकालने के लिए वहां के हमको गुरुत्वाकर्षण हमको मालूम है कि वहां पे ये यम जो है वस्तु का द्रव्यमान है, यम यम क्या है, मून का द्रव्यमान है, आर ई क्या है, मून की रेडियस है। मून की रेडियस है यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग क्या है, मून है। ये हमने पढ़ा है कि 1/4 भाग मून है, तो पृथ्वी से क्या होगा, वह कम रहेगा। कैपिटल जी का मान हमको कंफर्म याद है 6.7 गुणे 10⁻⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम ये मान रख के जब हल करेंगे तो किसी वस्तु का पृथ्वी पे मान वेट क्या है, और चंद्रमा पे वेट क्या है, और बृहस्पति पे वेट क्या है, निकाल सकते हैं। यही कारण है कि वेट हर जगह अलग अलग आता है। ऐसे ही समझ लीजिए, सामान्य रूप से आप प्रैक्टिकल घर पे करके सवाल लगाइएगा। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मान 6.7 इंटू 10⁻⁻11 हमेशा रखा जाएगा। यम क्या है, द्रव्यमान हर एक का बदलता रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान अलग है,
चंद्रमा का द्रव्यमान अलग है, बृहस्पति का द्रव्यमान अलग है, शनि का द्रव्यमान अलग है, बुध का द्रव्यमान अलग है, हर ग्रह का द्रव्यमान अलग है, अलग अलग द्रव्यमान हम लेंगे, हर एक की त्रिज्या अलग अलग है, अलग अलग त्रिज्या ली जाएगी, लेकिन मास क्या है, एक समान रहेगा हर जगह। हर जगह क्या कहते हैं कि मास जो है द्रव्य वो जो है हमारा एक समान आएगा। जो हमारा जो अपना मास है वो अगर पृथ्वी पे 90 किलो है तो वहां पे भी 90 किलो रहेगा और हर जगह 90-90 चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वेट की गणना कर सकते हैं, और यही क्या कराएगा, लगने वाला बल ही क्या है, वेट है। W बराबर हो जाएगा जी एम एम इंटू स्मॉल एम एम का मतलब मास ऑफ मून, आई का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे क्या है, ये यम आर्यम होगा रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से निकालते चले जाएंगे। यहां तक आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, आप सवाल आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे की बात अगर की जाए, दूसरी चीज, ये तो वेट की बात हमने की। फिर अगला स्टेप जो हमारा है वह है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, थ्रस्ट और प्रेशर पे हम लोग बात करें। एंड प्रेशर, अगर थ्रस्ट और प्रेशर की बात की जाए कि क्या कहलाता है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट माने होता है प्रणोद, और प्रेशर माने होता है दाब। प्रणोद किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर अगर कोई वस्तु दी गई है उस पे हम परपेंडिकुलर कोई फोर्स आरोपित करते हैं तो उसको हम प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। प्रणोद को समझिए, किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। लंबवत लगने वाला बल का मतलब हुआ सीधे दिशा में लगने वाला बल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पोस्टर चिपकाना है, ये पोस्टर है, इसको चिपकाना है, कुछ लिखा है इस पे, इसको चिपकाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस पे लंबवत कीला मारेंगे, एकदम कील को एकदम सटीक लंबे डब्बे इसके कोण पे रखते हैं। कभी तुमने देखा है कि अगर बढ़ई मेज बना रहा है तो मेज पे कील को एकदम 90 डिग्री पे सीधे रखता है, टेढ़ा नहीं रखता है, सीधे रख के तब उस पर हथौड़ी से वार करता है तो कील अंदर घुस जाती। तो ये प्रणोद कहलाता है। लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। इसे हम यफ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, यफ से डिनोट करते हैं। और प्रणोद के बाद दूसरी बात है प्रेशर। प्रेशर को पी से डिनोट किया जाता है, दाब को हम पी से डिनोट करते हैं। विकास, जो आप भेजे हैं वो नहीं है। सीबीएसई का जो हम पढ़ा रहे थे उसमें आखिरी में थोड़ा सा रह गया था, उसको कंप्लीट करके कल आपका जो आप भेजे हैं वो शुरू करूंगा, उसको कल ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, हेलो, यस। हाँ, क्योंकि ये आखिरी में बस बचा था। एक दिन मैंने और क्लास ली थी तो उसका मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, कोई नहीं जुड़ा था, एक ही आदमी जुड़ा था, सूबी शायद जुड़ी थी, तो हमने उसका वीडियो बना के डाल दिया था कि आप लोग जो नहीं पढ़ पाए हैं वो उस वीडियो से यूट्यूब पे जाकर देखकर आप सीख सकते हैं। तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि हमने पिछले बार पढ़ाया था, वो आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आप लोग देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, फिर रह जाएगा इसी तरह। और थ्रस्ट और प्रेशर में हमने डिफरेंस बता दिया कि प्रेशर को पी से डिपेंड करते हैं। अब दाब किसे कहते हैं, प्रेशर है क्या चीज, एकांक, यूनिट एरिया पर लगने वाले थ्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। आप देखिए दाब क्या, उदाहरण आप समझ जाइए कैसे है।
कभी देखें कील का ऊपरी सिरा चौड़ा और निचला सिरा महीन बनाते हैं, जैसे आलपीन है, आलपीन में ऊपर घुंडी मोटी नीचे पतली बनाते हैं, क्योंकि जब हम दबाएं तो पतला सिरा जो है ऊपर से 90 डिग्री पे जब हम थ्रस्ट डालेंगे तो क्या होगा, एरिया नीचे कम रहेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा बल लग जाएगा और प्रेशर ज्यादा होने से प्रेशर बढ़ेगा जब एरिया घटेगा। क्योंकि हमने बताया प्रेशर बराबर है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर हम क्या कहते हैं कि प्रेशर से मतलब क्या हो गया, P प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट और P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। मतलब जो अगर हम एरिया घटाएंगे, एरिया घटा देंगे तो लगने वाले बल का मान, दाब का मान बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो लगने वाले दाब का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो ये P का मान, प्रेशर का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि एरिया कैसी है। एरिया अगर क्या कहते हैं कि घट रही है तो लगने वाला दाब कम होगा, अगर एरिया बढ़ रही है, नहीं एरिया घटेगी तो दाब बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगी तो दाब घट जाएगा। और प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे प्रोपोर्शनल है, मतलब कि लगने वाले बल के मान के प्रोपोर्शनल है। अब जैसे क्या है, साइकिल है, साइकिल पे 10 किलोग्राम का लड़का बैठ के चला रहा है तो उसका प्रेशर कम लग रहा है, उसी पे कोई मोटा आदमी चला दे तो क्या होगा कि वो साइकिल के टायर पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, टायर क्या कहते हैं कि घिस सकते हैं, फट सकता है वो। तो ये क्या कहते हैं कि प्रेशर उसी पे डिपेंड करता है कि अगर प्रेशर अगर ज्यादा लग गया तो साइकिल खराब हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास साइकिल है छोटी वाली और बच्चे की साइकिल है, उसको बच्चा ही चला सकता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी बनाई गई है 10 किलोग्राम का बच्चा या 20 किलोग्राम का बैठेगा, और उसके ऊपर मान लीजिए कि हमारे जैसा आदमी बैठ के चला दे तो उस साइकिल की कंडीशन ये होगी कि उसके रिंग और जो भी चीजें हैं वो सब खराब होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। देखते हो ट्रकों में टायर पिछले जो है 2-2 टायर लगा दिए जाते हैं, आजकल 4-4 टायर, 6-6 टायर, 10-10 टायर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, एरिया को बढ़ाने के लिए। एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर का मान घटेगा, बल उतना ही लगेगा, एफ बराबर mg रहेगा। ट्रक का द्रव्यमान निश्चित है, वो हमारा क्या कहते हैं कि मास उसका कांस्टेंट है ट्रक का, और गुरुत्वाकर्षण जी का मान भी हमारे यहाँ पृथ्वी पे कांस्टेंट है। तो ट्रक के जो एफ का मान, प्रेशर लगने, एफ जो है बल लगने वाला है ट्रक का टायरों पे, वह कांस्टेंट रहता है, 90 डिग्री पे ऊपर से लगता है। अब उस पे अगर हम माल की लोडिंग करते हैं, 200 कुंटल 300 कुंटल माल रख दिए, तो अगर ट्रक में टायर ज्यादा नहीं लगाएंगे, नीचे ट्रक के टायर क्यों मोटे कर दिए थे, एक टायर लगाएंगे तो पतला रहेगा, 2 टायर एक संग लगाएंगे तो चौड़ा एरिया बन जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, जमीन से टच करने पर जहां प्रेशर बन रहा है एरिया बढ़ेगा। अगर हमको भी मालूम है कि अगर एरिया बढ़ाएंगे ट्रक चलेगा तो कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, बता सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी साइकिल का टायर खूब मोटा कर दें और लड़का चलाएगा तो कौन सा फोर्स उस पर ज्यादा लग जाएगा, और एक पतली साइकिल आती है जिसके टायर पतले होते हैं उसकी, फ्रिक्शनल फोर्स सर। हाँ फ्रिक्शनल फोर्स, आदित्य सही बताया है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा। हम भी जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए देखते होंगे जो रेसिंग वाली साइकिल होती है, जो रेस में लोग दौड़ाते हैं, उसके टायर पतले रखे जाते हैं ताकि फ्रिक्शनल फोर्स घटा रहे और वह तेजी से दौड़ सके, और उसके डायल बड़े कर दिए जाते हैं। तो वहां पे क्या है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को घटाते हैं। यहाँ पे अगर ट्रक में हम जानते हैं कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स घटाने की कोशिश करेंगे तो उस पे माल अधिक रखना है, हमारा लगने वाला बल अधिक रहेगा, क्योंकि उस पे जब 200 कुंटल का माल रखा जाएगा, 200 कुंटल का क्या कहते हैं कि हम उस पे मास रखेंगे, तो बल जो है एम और जी का जब गुणा करेंगे ट्रक का वजन, तो उस कंडीशन में पतले टायर होने पे पतले टायर फट के उड़ जाएंगे ट्रक के, और ट्रक एक कदम भी नहीं चल पाएगा। उस कंडीशन से बचने के लिए ट्रकों में कई ठो टायर लगाए जाते हैं, एक संग जोड़ जोड़ के लगा दिए जाते हैं। जो ट्रक ज्यादा माल ढोता है, ज्यादा वजन का ढोता है, उसमें कई टायर लगे रहते हैं। जिसमें कम माल जाता है उसमें हम क्या कहते हैं कि सामान्य से टायर लगा देते हैं, जैसे मैजिक वगैरह में
4 टायर लगा देते। लेकिन मैजिक वाले भी क्या करते हैं, कभी कभार जब एक्स्ट्रा माल ढोते हैं, बहुत अधिक हैवी वजन डाल देते हैं, तो उनका टायर उड़ जाता है। टायर उड़ने का कारण यही है कि उनके लगने वाले प्रेशर का मान बढ़ता है, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि टायर का उड़ना क्लियर है, वहां पे टायर उड़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, प्रेशर का कब बढ़ेगा, जब बल का मान बढ़ेगा, एरिया घटेगा। एरिया घटेगा क्या, टायर हमने 2 की जगह 1 लगा दिया है मैजिक में। अब क्या है, एरिया ट्रक में रहता है तो 2 टायर थे, यहाँ 1 टायर लगा है, तो वहां पे क्या होगा, वो घटेगा एरिया, और एरिया घटने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और टायर फट जाएगा। गांव में ट्रैक्टर की ट्राली चलती है, उस पे गन्ना वगैरह ढोया जाता है, चाहे अनाज ढोया जाता है। अब उसमें भी लोग पीछे 2-2 टायर लगाते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ाने के लिए। पहले सिंगल टायर लगाते थे, जब नॉलेज नहीं था लोगों को तो सिंगल लगाते थे। तो क्या करते थे, सिंगल टायर में जब हम अधिक वजन लोड कर देते थे तो ट्राली का टायर फट जाता था। अब वो उसको अब क्या कहते हैं कि चौड़ा कर देते हैं तो फटता नहीं है। दूसरी चीज देखिए, प्रेशर कम करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे ट्रैक्टर महोदय में देखिए पीछे के टायर कितने चौड़े चौड़े लगाए जाते हैं, बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, ताकि प्रेशर कम रहे, फटे नहीं। क्योंकि उसको क्या करना है, खेत में चलना है और बल भी लगाना है संग में। और उस पे हम क्या कहते हैं कि माल अगर लोड करते हैं तो प्रेशर बनेगा पीछे की तरफ। अब पीछे के टायर पे प्रेशर बनेगा तो टायर फटने की जैसे अगला टायर पतला है, वैसा ही पिछला टायर भी अगर ट्रैक्टर का लगा दिया जाए तो ट्राली जब बांधेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर। अब प्रेशर बढ़ेगा तो वो उड़ जाएगा, इसीलिए चौड़ा टायर लगाया जाता है। इसीलिए प्रेशर को कम करने के लिए हम चौड़े टायर लगाते हैं। अब देखिए, प्रकृति में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। ऊंट रेगिस्तान में चल लेता है, क्यों, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं चौड़े होते हैं, इसके जो पैर होते हैं चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं। वो क्या करता है, नीचे एरिया बढ़ जाता है, उसका एरिया बढ़ जाने से उसका पैर धंसता नहीं है बालू के अंदर। हम लोगों के अन्य जानवर अगर चले, बकरी चले रेगिस्तान में तो उसको चलना मुश्किल हो जाएगा, उसका पैर जो है बार बार धंसेगा वहां पे, और अंदर धंसेगा तो चलने में उसको प्रॉब्लम होगी। हम लोग चलते हैं बालू पे तो हम नहीं चल पाते, लेकिन ऊंट आराम से बालू पे चल लेता है। कारण क्या है कि उसका नीचे का एरिया बड़ा हुआ है, प्रेशर कम लगता है। प्रेशर कम लगने से क्या होता है, वो सुटेबल हो जाता है उस पर चलने के लिए। बात क्लियर हुई आप लोगों को? थ्रस्ट और प्रेशर में सब समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई नहीं बोल रहा, नहीं समझ में। अब अगली चीज है प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स माने होता है द्रव। द्रव में भी क्या होता है, दाब लगता है, प्रेशर लगता है। हम इसको क्या कहते हैं कि देखे हैं, प्रैक्टिकल भी करके देखे हैं कि समान ऊंचाई से द्रव अगर बहता है तो एक समान प्रेशर लगाता है। क्या चीज बता दे सुबी? सुबी क्या बता दे? प्रेशर और थ्रस्ट, ठीक है बता रहे हैं। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट or sink when placed on the surface of water. When placed on surface of water। कह रहा है क्यों कोई वस्तु डूबती है या तैरती है, जब हम उसको पानी की सतह पर डालते हैं। पानी की सतह पर डालते हैं तो पानी लगाता है, बॉयंसी फोर्स लगाता है। बॉयंसी फोर्स लगाता है, इसे हम कहते हैं उत्प्लावन। उत्प्लावन।
देखिए पहले आपको हम प्रेशर बताए थे, प्रेशर जो है, प्रेशर पी जो होता है वह बराबर होता है एफ बाई ए। एफ को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहा जाता है या प्रणोद कहा जाता है। किसी वस्तु पर लंबवत बल लगे और तिरछा बल लगे, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम 90 डिग्री पे किसी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा लगेगा, अगर हम तिरछा करके लगाएंगे तो कम लगेगा। तो लंबवत लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु पर जो लंबवत सीधे 90 अंश के कोण पर जो बल लगाया जाता है उसे प्रणोद या हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। वो एफ है। और ए जो है एरिया है, एरिया का मान अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटने लगेगा, क्योंकि अपॉन में ए है। ए का मान जैसे जैसे बढ़ेगा एफ में भाग दिया जाएगा। एफ तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो वस्तु ली गई है, ट्रक लिया गया है चाहे साइकिल ली गई है, उसका मास क्लियर है कि कितना रहेगा, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान भी क्लियर है कि वह कितना रहेगा। तो हम उस कंडीशन में आराम से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये प्रेशर का मान डिपेंड करेगा एरिया पे। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर बल बढ़ाएंगे, एफ का मान बढ़ाएंगे, तो लगने वाले प्रेशर का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सामान्य सा उदाहरण आप समझिए, पैर पे खड़े हो, अगर क्या कहते हैं साइकिल चढ़ गई, क्या होगा। कोई लड़का साइकिल से आ रहा था, चढ़ा दिया पैर पे, कुछ नहीं होगा, आराम से कहोगे थोड़ा सा दर्द होगा, कहोगे अरे यार देख के नहीं चलाते हो, साइकिल चढ़ा दी देते। दूसरी चीज, वही पैर खड़ा एक मोटरसाइकिल लेके आया, वो चढ़ा दिया, तब क्या होगा, पैर में दर्द होने लगेगा। अगर कार चढ़ गई तो हड्डी टूट गई, अगर ट्रक चढ़ गया तो पैर में गायब हो गया, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा, और प्रेशर लगने से क्या हो गया, वह गायब हो गया। क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु पानी में क्यों डूबती है और क्यों तैरती है, इसको बॉयंसी फोर्स कहते हैं। बॉयंसी फोर्स क्या होता है, पानी में अगर कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो पानी अपने अंदर से एक बल लगाता है, जिसके कारण वो वस्तु को ऊपर फेंकता है, जिसे हम बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। कोई वस्तु जो पानी में फेंकी जाएगी उस पे बॉयंसिंग फोर्स होता है, वो लगता है। जैसे तुम देखते होगे लड़के पुल पर से कूदते हैं गंगा जी में नहाने के लिए, कूदे, अब फिर वो नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाके डूबते नहीं, एक बार पानी उनको ऊपर झटके से फेंक देता है, वो बॉयंसिंग फोर्स के कारण ऊपर आते हैं। फिर अगर उसके बाद अगर वो तैरना जानते हैं तो तैर के पार हो जाएंगे, अगर नहीं तैरना जानते हैं तो डूब के मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये बॉयंसिंग फोर्स होता है, जो भी तैराक तैरते हैं उनको ये मालूम है कि कैसे तैरा जाएगा। तो अब ये देखिए क्या है, तैरने की कंडीशन किस पे निर्भर करती है। पहली चीज है कि तैरना जो है उत्प्लावन बल लगता है पानी के अंदर, सबको मालूम है। अगर किसी वस्तु द्वारा हटाए गए वाटर का वॉल्यूम उसके वॉल्यूम से ज्यादा है, बात को समझिए, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर उस वस्तु के वॉल्यूम से ज्यादा है तो वह वस्तु उसके ऊपर तैरने लगती है। अगर क्या कहते हैं कि वाटर का हटाया गया वॉल्यूम, अगर क्या कहते हैं कि उस वस्तु के वॉल्यूम से कम है तो वह वस्तु उसमें डूब जाती है। और तीसरी बात कि अगर उस वस्तु का वॉल्यूम वाटर का हटाया गया अगर उसके वॉल्यूम के बराबर है, वस्तु के वॉल्यूम के बराबर है, आयतन के वॉल्यूम, वॉल्यूम माने होता है आयतन, तो वो क्या करेगी, वह उस पे डूबते हुए तैरते रहेगी। अगर दोनों बराबर है तो वह डूबती नहीं है, लेकिन डूबते हुए क्या करती है, तैरती रहती है। ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर कील हम एक डालते हैं, कील को डाले, 1 ग्राम की कील थी, उसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, बीकर के पानी में डाल दिया। बीकर के पानी में डाल दिया, ये बीकर है, इसमें वाटर है,
यहां हमने एक कील डाली, कील क्या हो गई, डूब गई। कील डूबने के पीछे रीजन क्या रहा, कील जो है अपने द्वारा जितना वो उस पे जो भी नीचे की ओर बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह कारण वो नीचे गई, पानी ने थोड़ा उसके ऊपर बॉइंसिंग फोर्स लगाया, उसको घटा दिया गया। तो जो कील द्वारा हटाया गया वाटर का वॉल्यूम था वह क्या था, उसके वॉल्यूम से कम था। जो कील का वॉल्यूम था उससे कम था। अगर मान लीजिए ये 1 ग्राम की कील है, 1 ग्राम की, तो ये क्या कर गई, वहां पे डूब गई। और वही 1 ग्राम का एक हमने ब्लेड ले लिया है, इस तरह से ब्लेड है, वह क्या कर रहा है, वह ऐसे है ब्लेड, और वह उस पे क्या कर रहा है, तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, उसका एरिया अधिक है। एरिया अधिक होने से क्या होगा, वह ज्यादा पानी हटाएगा। जब हम किसी चीज को उसमें डुबोते हैं तो वो क्या करती है, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को विस्थापित करती है। जैसे हमें, आपने कभी देखा होगा कि आयतन निकालने के लिए गणित में सवाल होता है। आयतन हम सीधी वस्तुओं का घनाकार है, मतलब कि क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फीयर, या आपका सिलेंडर के आकार की है, तो हम फार्मूले पे लगा लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, कहे कि सर जी है पत्थर का टुकड़ा है, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो पत्थर के टुकड़े का आयतन निकालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पत्थर टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है चारों ओर से। तो वहां पे हम उसको यही तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम पानी भर देते हैं, उस पर लेबलिंग कर देते हैं कि वो मपना जार वाला रहता है, मतलब कि हम मेजरमेंट वाला बीकर लेते हैं, जिससे कि हम मेजरमेंट कर सके। उस पर लिखा रहता है कि 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml। तो हम पानी जहां तक भरे रहेंगे वहां तक भरेंगे कि जहां तक वो पत्थर उसमें आराम से डूब जाए। फिर वहां की रीडिंग नोट कर लेते हैं, फिर पत्थर डुबोने के बाद की रीडिंग नोट करते हैं, और पहले वाली रीडिंग में से बाद वाली रीडिंग में से पहले वाली रीडिंग को हम घटा देते हैं। तो हमको ये पता चल जाता है कि उस पत्थर का वॉल्यूम क्या है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हेलो, विकास, क्या नहीं समझ में आया? विकास, विकास, अभी जो बताया वो नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इस बीकर में पानी है, यहाँ पे इसकी बात हटा दे रहे हैं, यहाँ एक पत्थर हमने डाला है, और यहाँ पे पानी था पहले शुरुआत में, इसको हटा दीजिए, ब्लेड को भी हटा दीजिए, छोड़िए, हटाइए। अब देखिए शुरुआत में क्या था, पानी यहाँ पे था, यहाँ लिखा है 50 मिलीलीटर। ठीक, ये पत्थर का टुकड़ा डाले तो यहाँ पे लेवल आ गया 60 ml पे आ गया। क्लियर हुआ ये बात कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई विकास? हेलो। यस सर। तो पत्थर का वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, पत्थर अपने वॉल्यूम के बराबर, कोई भी वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पार्शली या होल, तो क्या करती है, अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है। उसका जितना वॉल्यूम होता है उतना ही क्या करती है, पानी को हटाती है। अब जैसे क्या है कि आपको गिलास का वॉल्यूम निकालना है, गिलास आपको मिली है ना, गिलास घर में होगी, उसका वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे, गिलास को ऊपर से खड़े पानी में से दबाएंगे, प्रेशर द्वारा दबाएंगे, और पानी लबालब बाल्टी में भर रखे हैं, उसको एक टब में रख दिए, और पानी जितना गिलास दबाने से गिर रहा है बाहर की तरफ, और आखिरी बिंदु तक ले जाते समय कुछ पानी गिर के रुक जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा। जो पानी लबालब भरी बाल्टी, लबालब भरने का मतलब हुआ कि उसके सिरे तक पानी भरा हुआ है, अगर उसमें हम उंगली भी डाल दें तो पानी फचाक से नीचे गिर जाए, उसको लबालब भरा हुआ बाल्टी कहा जाएगा। तो उसमें जब गिलास डुबोई जाती है तो गिलास क्या करती है, अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। उसको हम पानी को ले लें, हम मेजरमेंट कर दें,
तो हमको पता चल जाएगा कि गिलास का वॉल्यूम क्या था। इसी तरह पत्थर का वॉल्यूम निकालना है तो पत्थर हमने डालने से पहले देखा था पानी 50 ml पॉइंट पे इस बीकर में लिखा था, और जब हमने पत्थर को डाल दिया तो उसका पॉइंट चला गया 60 ml पे। 60 ml पे जाने का मतलब हुआ कि पत्थर का वॉल्यूम क्या हुआ, 60 ml में से 50 ml घटा दिए तो 10 ml वाटर के वॉल्यूम के बराबर क्या कहते हैं कि उसका वॉल्यूम पत्थर का आ गया। आई बात समझे? तो कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर क्या करती है, पानी को हटाती है, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी विस्थापित करती है। आर्कमिडीज महोदय ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। उत्प्लावन बल उन्होंने कैसे पता किया, उन्होंने एक अंग्रेज जो है टब में नहाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज टब में नहाता है और ऐसे ही नंगे नहाता है, तो वो क्या कर रहे थे कि टब में पूरा लबालब पानी भरा था, उसने पैर डाला, जो बाथिंग टब है जो हम लोग अंग्रेजों की सभ्यता नहान घर में लगा रहे हैं बाथिंग टब, वो बाथिंग टब लगा हुआ था, उसमें उसने पैर डाला। पैर डाला तो देखा पानी तुरंत बाहर गिर गया। उसने कहा क्यों पानी बाहर गिरा? भाई पानी पहले भी बाहर गिरता था लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता था, आर्किमिडीज ने उस पर ध्यान दिया तो उनके नाम से वो चीज रजिस्टर्ड हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि जब पानी गिरा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी गिर रहा। उन्होंने क्या किया था कि कहा था राजा से कि मैं आपके मुकुट में पता करके बता दूंगा कि कितना सोना है और कितनी मिलावट है। राजा भी तैयार हो गया कि भाई अगर तुम नहीं बता पाए तो तुमको हम फांसी पे चढ़ा देंगे। पहले राजा लोग ऐसे ही होते थे कि तुमने अगर नहीं काम किया तो तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे। अब उसकी हवा खराब हो गई कि कैसे पता करें, तो उसने क्या कहते हैं कि सिद्धांत अपनाया था, अपना जो आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया उसी पे आधारित था। उसने पहले देखा कि पानी जो है, उसने वस्तु को तैरा के पानी में देखा, कहा कि वस्तु तैर क्यों रही है। उसने देखा तैरने का रीजन ये है कि जो उसका वॉल्यूम है उससे ज्यादा पानी वो क्या कर दे रही, विस्थापित कर दे। जैसे नाव होती है कई टन बड़ी महंगी वजन की होती है, वो हिलाई नहीं जा सकती है। हम अगर उसको जमीन पर रख दे सोचे उठा ले नाव को तो उठा नहीं सकते, लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए क्या होती है जैसे उसको पानी के ऊपर डालते हैं तो उसका निचला ही सतह क्या करता है, उसके वजन से ज्यादा पानी को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो हटाने के कारण क्या होती है, नाव उसके ऊपर तैरने लगती है। जबकि कील डालते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है और वह क्या करती है, अपने वजन से कम वॉल्यूम क्या कर सकती है, हटाती है और अपने वजन से कम पानी विस्थापित करती है, इसलिए क्या होती है, वह डूब जाती है। तो ये उसने क्या कहते हैं कि सिद्धांत देखा कि अगर कोई वस्तु, उसने लिखा 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन ये थी कि अगर वस्तु का वजन हटाए गए पानी के वजन के बराबर है तो वस्तु डूबती हुई तैरती रहेगी। दूसरा था अगर वस्तु का वजन क्या कहते हैं, हटाए गए वजन से, पानी के वजन से अधिक है तो वो डूब जाएगी, अगर वस्तु का वजन अधिक है तो डूबेगी। अगर हटाए गए पानी का वजन वस्तु के वजन से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट के वेट से अगर कम है तो वह क्या करेगी, वह तैरेगी, और दोनों अगर बराबर होगा तो वह डूबते हुए तैरेगी। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी पे ही इन्होंने क्या कहते हैं निकाला था कि हर पदार्थ की डेंसिटी अलग अलग होती है, माने घनत्व। घनत्व डेंसिटी हमने बताया था, डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम हम करते हैं तो डेंसिटी निकलता है। अब द्रव्यमान बटा में आयतन हम डेंसिटी निकालते हैं और ये होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये चाहे जो सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यह निकाल सकते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना किलोग्राम 1 मीटर क्यूब का होगा वह डेंसिटी है। हर पदार्थ की डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी पे ही क्या करता है, वजन क्लियर करता है। अब देखिए जैसे आप 1 किलो का डिब्बा ले लीजिए, 1 का डिब्बा ले लिए 1 किलो का, उस घी को डालिए 1 किलो आएगा, उसमें को डालिए 1 किलो के बराबर भरिए,
तो 1 किलो नहीं आएगा, क्योंकि शहद का वजन अधिक, घनत्व तो अधिक है। डेंसिटी माने घनापन, एक मालिक्यूल्स उसके सटे सटे होंगे तो वो अधिक आएगा, ये 1 किलो आएगा। उसमें क्या कहते हैं कि और कुछ डालिए, पारा भर दीजिए, तो एच भरेंगे तो पता चलेगा 13.5 किलो आ जाएगा, 13 किलो आ जाएगा। तो हर एक का लोहा भरेंगे तो कुछ अलग डेंसिटी है वॉल्यूम में। तो है क्या चीज, डेंसिटी जो है मास अपान वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। और हर पदार्थ की डेंसिटी अलग होती है, सोने की अलग, चांदी की अलग, एल्युमिनियम की अलग, पीतल की अलग, और हर चीज की अलग अलग होती है। जो आर्किमिडीज ने मुकुट में सोने का पता किया था, उसने कहा कि डेंसिटी हर एक पदार्थ की अलग अलग होती है। उसने तौला, तौल के वॉल्यूम निकाला उत्प्लावन बल के द्वारा। कैसे निकाला, जो हमने अभी फिगर बनाया था, उसने एक टुकड़ा लिया, उसका वॉल्यूम निकाला, फिर उसका वजन किया, डेंसिटी पता चल गई कि चांदी की डेंसिटी क्या है। उसने एक सोने का शुद्ध टुकड़ा लिया, बात को सुनिए मेरी बात को, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सोने का शुद्ध टुकड़ा लिया, लेके उसको तौला, तौल के उसने देखा कि क्या हो रहा है, वह उस कंडीशन को देखा कि उसमें जो भी चीज थी, जो दिया गया था, उसका वजन कितना आया, और उसने पानी में डाल के देखा कि उसने कितना वॉल्यूम वाटर का विस्थापित किया। तो मास अपान वॉल्यूम करके उसने शुद्ध सोने का वजन निकाल लिया, डेंसिटी निकाल ली। फिर चांदी की डेंसिटी निकाल ली, हर एक का इसी तरह उसने डेंसिटी निकाल के रख ली। अब फिर अपेक्षिक घनत्व उसने निकाला कि पानी के साथ उसका घनत्व क्या है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ जो मुकुट था अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी भी वस्तु का पानी के सापेक्ष जो घनत्व होता है, उसे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी की डिफिनीशन हो गई, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये हो गया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हम कर लेंगे तो हमको रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षिक घनत्व पता चल जाएगा। और हम इसके द्वारा क्या कर लेंगे, पानी का घनत्व जो है और वस्तु के घनत्व में अगर भाग दे देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी हमको मिल जाएगी। क्लियर हो गया होगा, ठीक।